पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन को यादगार बनाने के लिए मोदी सरकार गुड गवर्नेंस डे मना रही है। गुड गवर्नेंस यानी कि सुशासन, यानी सब कुछ अच्छा ही अच्छा। लेकिन क्या देश के हर नागरिक के लिए मोदी सरकार ने इन 7 महीनों में कई बड़ी उपलब्धियां अपने नाम की हैं, लेकिन सुशासन की परिभाषा को धर्म परिवर्तन के सुलगते मुद्दे ने अपने पैरों तले कुचल डाला। पेट्रोल डीजल के दाम राहत जरूर पहुंचा रहे हैं, लेकिन बाकी चीजों की महंगाई वही यूपीए वाली है। ऐसे में आज बड़ी बहस में पड़ताल इसी मुद्दे की कि क्या प्रधानमंत्री मोदी सुशासन का अपना वादा पूरा करते दिख रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को मोदी सरकार ने कल भारत रत्न का तोहफा दिया और आज अटल जी के जन्मदिन 25 दिसंबर को खास बनाने के लिए मोदी सरकार गुड गवर्नेंस डे भी मना रही है। स्वच्छता अभियान को गुड गवर्नेंस से जोड़ते हुए खुद प्रधानमंत्री मोदी ने काशी में झाड़ू लगाई, तो बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से लेकर आला मंत्री तक सड़कों पर सफाई करते नजर आए। प्रधानमंत्री मोदी ने इस मौके पर बड़ी बात भी की। विकास और गुड गवर्नेंस डे से ही हम देश को आगे ले जा सकते हैं। हम सभी को एक साथ मिलकर देश के विकास और प्रगति में सहयोग करना चाहिए। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या सिर्फ स्वच्छता अभियान के सहारे ही गुड गवर्नेंस का प्रधानमंत्री मोदी का सपना पूरा हो जाएगा। विकास और सुशासन, ये दोनों चीजें हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हॉस्पिटल बनाना ये विकास है, हॉस्पिटल में ठीक प्रकार की सर्विस मिलना ये सुशासन है। Mr. Modi finds time to address all sorts of meetings all over the country and through All India Radio, through Doordarshan, but he doesn't find time to address the parliament. Through parliament, he doesn't want to address the nation. Is it the good governance? BJP should explain to the people when they celebrate good governance. Where is the good governance? कहने को तो मोदी सरकार ने इन 7 महीनों में अपने खाते में कई बड़ी उपलब्धियां कमाई। इनमें गुड गवर्नेंस को ई गवर्नेंस से जोड़ने की कोशिश, सांसद आदर्श ग्राम योजना, नमामि गंगे प्रोजेक्ट, बुलेट ट्रेन का सपना, मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट, बीमा, रेलवे, रक्षा में एफडीआई, कूटनीतिक स्तर पर जापान, म्यांमार, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में नमो का डंका और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस शामिल हैं। लेकिन इसके बावजूद भी इन 7 महीनों में कुछ ऐसे मसले भी सामने आए जिन पर सरकार सुशासन को लेकर ही सवालों के कटघरे में खड़ी हो गई। कुछ पहले की हमारी निद्रा के कारण गया है, उसको वापस लाने का पुरुषार्थ हम करेंगे। इनमें सबसे सुलगता सवाल था धर्म परिवर्तन का मुद्दा, जिस पर संघ और हिंदू संगठनों की मुहिम और संसद में खुद पीएम की चुप्पी सरकार के लिए बड़ी किरकिरी बनी। नौबत ये आ गई कि बीमा विधेयक के लिए सरकार को अध्यादेश तक लाना पड़ा। अब सवाल ये है कि किस तरह के सुशासन की कल्पना की जा रही है, जिसमें बीमा विधेयक को पास कराने के लिए अध्यादेश लाने की नौबत आन पड़ी। सुशासन दिवस पर आज वक्त यही पड़ताल करने का है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी सुशासन का अपना वादा पूरा करते दिख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। चलिए, सुशासन दिवस पर मोदी शासन की पड़ताल करते हैं और हमारे साथ एक अच्छा खासा पैनल है एक्सपर्ट्स का। जानते हैं कि इन 7 महीनों में क्या वाकई मोदी ने सुशासन की एक मिसाल पेश की है, या जो वादे और दावे किए हैं उनसे क्या ये मैसेज क्लियर वो कर पाए हैं कि आने वाले समय में देश को सुशासन वो दे पाएंगे। विजय गोयल हमारे साथ जुड़ेंगे। दुर्भाग्य है कि पहला सवाल उन्हीं से होना था, लेकिन अब तक वो नहीं जुड़ पाए हैं। बीजेपी के लीडर विजय गोयल हमारे साथ होंगे, प्रियंका चतुर्वेदी हमारे साथ होंगी, कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन, अशोक टंडन हमारे साथ हैं, सीनियर जर्नलिस्ट, हमारे साथ पुरुषोत्तम अग्रवाल यहां स्टूडियो में मौजूद हैं, जेएनयू के आप प्रोफेसर रहे हैं और सुविख्यात राइटर हैं। एनएन झा साहब हमारे साथ जुड़ेंगे, फॉर्मर एम्बेसडर, और यहां रिटायर्ड एयर वाइस मार्शल कपिल काक साहब मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सभी का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और जैसा कि मैंने कहा, पहला सवाल विजय गोयल साहब से होना था, लेकिन अशोक टंडन जी, मैं इस डिबेट की शुरुआत आपसे करना चाहूंगा। 7 महीने के अंदर
वादे जो किए गए उनकी फहरिस्त बहुत लंबी है। आज बीजेपी गुड गवर्नेंस डे मना रही है। आप इस कसौटी पर अगर बीजेपी को कसने बैठेंगे तो कितने नंबर देंगे? क्या आपका आकलन होगा? देखिए अनुराग, ये जो गुड गवर्नेंस डे ऑब्जर्व किया जा रहा है, ये मेरा ऐसा मानना है कि हमने गुड गवर्नेंस करके दिखा दिया अपने परफॉर्मेंस बेसिस पर। ये गुड गवर्नेंस डे नहीं है। गुड गवर्नेंस डे का जो मतलब मेरी समझ में आया है कि हमको गुड गवर्नेंस लाना है और उसके लिए हम उसकी शुरुआत कर रहे हैं। अब जैसे आज के दिन के बारे में देखें तो जो मैंने मीडिया रिपोर्ट्स में जाना कि जो परसों कैबिनेट की मीटिंग हुई उसमें नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि लोकसभा से जो चुने हुए मंत्री हैं वो गुड गवर्नेंस डे पर अपने अपने संसदीय क्षेत्र में जाएंगे, ना कि दिल्ली में बैठकर कोई एक कार्यक्रम की घोषणा करेंगे। इसलिए वो स्वयं भी आज वाराणसी गए और लोकसभा से जितने भी और बहुत सारे राज्यसभा से भी जो मंत्रिमंडल के सदस्य हैं वो अपने अपने क्षेत्र में जाकर कोई ना कोई जो उन्होंने योजनाएं के बारे में बात करनी है। मैं समझता हूं ये पहल हुई है। अब इस पर ध्यान देकर ये कहना कि संसदीय क्षेत्र में जाएं, सांसद अपने क्षेत्र में जाएं, तो इस पर जोर देकर जो एक शुरुआत करने की, तो इस प्रकार से मेरा मानना है कि कई पहल हो रही हैं और 7 महीने में कई पहल ही हमें दिखाई देंगी। उनके नतीजे देखने के लिए हमें समय देना पड़ेगा। और जैसा एक आम धारणा हमारे पत्रकारिता में रहती है कि हनीमून पीरियड लोग देते हैं और उसके लिए लोग बहुत उतावले होकर पहले ही 6 महीने में एकदम कुछ मिरेकल हो, उसके लिए लोग तैयार नहीं होते। हाँ, मीडिया में और हो सकता है कुछ और लोग इस जल्दबाजी में हो, लेकिन अशोक टंडन जी, रिजल्ट काला धन 100 दिन के अंदर लाने की बात मोदी साहब ने कही थी। हनीमून पीरियड में उन्होंने कहा था कि वो काला धन ले आएंगे। हम बात कर सकते हैं। देखिए, काला धन ले आएंगे ये उन्होंने ये नहीं, मैं इसके बारे में इसलिए भी नहीं बात करूंगा कि हम सब जानते हैं काला धन ले आएंगे ये कह देना चुनाव के समय होता है, लेकिन लाने में जो प्रक्रिया है, अगर प्रक्रिया भी चालू नहीं हो तब तो बात की जा सकती है। लेकिन लोग भी समझ रहे हैं अनुराग कि ये सारे मुद्दे जितने इलेक्शन में उठाए जाते हैं, इलेक्शन प्रॉमिसेस होते हैं, उनको पूरा होने में समय लगता है। और मैं पत्रकार के नाते भी कह सकता हूं कि लोग समय देने को अभी तैयार हैं, लोग इंतजार करेंगे। हाँ, जब 1 साल हो जाएगा तब लोग जरूर पूछेंगे कि आपने इन वादों पर क्या ग्राउंड में हमारे सामने रिजल्ट्स हैं। तो अभी आज अगर हम गुड गवर्नेंस डे को इनिशिएटिव्स के साथ जोड़कर अगर देखते हैं क्या कई नए इनिशिएटिव, जैसे देखिए छोटी छोटी बातें अनुराग की 75 से ऊपर का मंत्री मैं नहीं बनाऊंगा अपने किसी भी वरिष्ठ नेता को, ये छोटी बात नहीं है। मैं किसी भी अपने दल के नेता के पुत्र और पुत्री को कैबिनेट में नहीं लूंगा। ये इनिशिएटिव्स हैं, इसको गुड गवर्नेंस की शुरुआत कहते हैं। चलिए तो अशोक टंडन जी, यकीन जानिए आपने विजय गोयल की कमी महसूस नहीं होने दी। जोड़कर आज मैं ऑन एयर उनसे थैंक्स बुलवाऊंगा आपको, मैं ऑन एयर उनसे थैंक्स बुलवाऊंगा आपको और लौटूंगा आपके पास। प्रियंका चतुर्वेदी जी, लेकिन इस पूरी बातचीत में जो अशोक साहब ने कही है उसमें एक चीज मुझे समझ में आई कि हाँ ठीक है, गुड गवर्नेंस डे की बात पर उन्होंने एक पहल की है। इस पहल के रिजल्ट्स देखने के लिए हमें इंतजार करना चाहिए। शायद 7 महीने में किसी भी सरकार का आकलन करना जल्दबाजी हो सकती है। आप मानती हैं इस चीज को? नहीं, देखिए मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। जो मैं सुन रही थी सहमत इसलिए नहीं हूं क्योंकि जब आप गुड गवर्नेंस की बात करते हैं, जहां तक पूरा इलेक्शन चालू था, तो हमारे हिसाब से और देश की जनता के हिसाब से गुड गवर्नेंस, सुशासन के लिए उन्होंने वोट किया था। उन्होंने नरेंद्र मोदी जी को वोट दिया था, उनको प्रधानमंत्री बनाया और वो चाह रहे थे कि जो जो वायदे उन्होंने इलेक्शंस के समय किए हैं उनको वो पूरा करने की कोशिश करेंगे। 2-3 मुद्दे थे जो वो बार बार हर इलेक्शन रैली में बता रहे थे और उनको
जो मुझसे पहले एक प्रवक्ता बता रहे थे कि वो इलेक्शंस के समय पे चुनावी माहौल में बोले गए थे, उनसे मैं सहमत नहीं हूं। 100 दिन का भले वो कह रहे हो कि इलेक्शन रैली में कह दिया, स्टेप्स नहीं लिए। आप महिला सुरक्षा की बात करते हैं, मेनका गांधी जी ने भी एक बहुत बड़ी बात कही थी कि निर्भया फंड्स यूज करे जाएंगे और निर्भया सेंटर्स खोले जाएंगे, वो अब तक कहीं नहीं हुआ है। हमारे प्रधानमंत्री ने स्वच्छ अभियान जरूर शुरू किया, जब से शुरू किया है हम सिर्फ सुन रहे हैं कि वो लोगों को नॉमिनेट करे जा रहे हैं, कोई ब्लूप्रिंट नहीं है कि किस तरीके से वो अपना जो मिशन है उसको अचीव करेंगे। अभी वो आदर्श ग्राम योजना की बात कर रहे थे, आदर्श ग्राम योजना की भी एक चैलेंज है कि एमपीज को कोई डिफरेंट फंड्स नहीं एलोकेट किए जाएंगे उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट को अडॉप्ट जो करते हैं उसको बेटर करने के लिए, जो फंड्स हैं उसी को अप्लाई किया जाएगा। वो फंड सारे डिस्ट्रिक्ट्स में लगाना होना चाहिए, पर अभी यहाँ पे फंड्स डाइवर्ट होंगे एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट को लेकर। आप जो भी आप इन्फ्लेशन ले लीजिए, ब्लैक मनी ले लीजिए, जो भी के हम बात करेंगे, इस 7 महीने में हमने बहुत सारे यू टर्न्स देखे हैं, हमने कोई काम होते हुए नहीं देखा है या कोई नतीजा मिलते हुए या कोई ऐसा ब्लूप्रिंट जो या रास्ता जो हमारे प्रधानमंत्री ने प्रॉमिस किया होगा। तीसरी चीज बस मैं यहाँ पे कहूंगी, जहां तक ये सबका साथ सबका विकास की भी बहुत बड़ी बड़ी बात हुई थी, पर हम जिस तरीके से धर्मांतरण की बात हो रही है, सारा डिबेट शिफ्ट हो गया है और हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री उस पर चुप्पी बांधे हुए हैं, तो उससे भी उनका वो सबका साथ सबका विकास जैसा सुशासन भी हमें नहीं दिख रहा है। तो सवाल तो उठेंगे ही, 7 महीने हो गए हैं और कुछ काम होते हुए दिख नहीं रहा है, तो सवाल तो उठेंगे ही। पुरुषोत्तम अग्रवाल जी, क्या आप मानते हैं कि सबका साथ सबका विकास पर धर्मांतरण के मुद्दे ने पानी फेर दिया है या वो मुद्दा हावी हो गया है? नहीं, देखिए ये तो जाहिर है और ये बात तो स्वयं नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी ने अप्रत्यक्ष रूप से मानी, जबकि उत्तर प्रदेश के चुनावों में आदित्यनाथ जी को आगे किया और उसके नतीजे जो आए वो मोदी जी की पार्टी के लिए बहुत सुखद नहीं रहे। तो ये तो पार्टी ने स्वयं माना एक तरह से। लेकिन मैं यहाँ एक दूसरी बात कहना चाहता हूँ। मेरा कहना यह है कि एक तो सुशासन दिवस अगर वाजपेयी जी के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए मनाया जा रहा है, चूंकि आज उनका जन्मदिन है, तो बेहतर यह होता कि इसका नाम होता राजधर्म दिवस और ये मनाया जाता बजाय 25 दिसंबर के 18 अप्रैल को, जब 18 अप्रैल 2002 में वाजपेयी जी ने एक मुख्यमंत्री को राजधर्म की याद दिलाई थी, जो कि एक बहुत जरूरी चीज है, सभी मुख्यमंत्रियों और प्रधानमंत्रियों को उसे याद रखना चाहिए। दूसरी बात, देखिए बात क्या है कि सिंबोलिज्म की पॉलिटिक्स हर नेता करता है, उसे करनी चाहिए, मैं मानता हूं, लेकिन उसके साथ सब्सटेंस क्या है। आपके अपने उसमें टिकर में सिंबलिज्म की सीमाएं भी आपके अपने टिकर में दिख रही हैं कि एक मंत्री जो है वो नाली की बदबू के कारण दूर हट गए, दूसरे मंत्री ने गंदी सड़क की बजाय साफ सुथरी सड़क पर झाड़ू फेरना शुरू कर दिया। मेरा कहना यह है कि आप स्वच्छ भारत की बात अगर कर रहे हैं, वो कांग्रेस की सरकार भी निर्मल भारत की बात कर रही थी, आपने उसको रीब्रांड कर दिया स्वच्छ भारत, बहुत अच्छा किया, लोगों की इन्वॉल्वमेंट की स्थिति पैदा की, बहुत अच्छा किया। देखिए हमें एक बात समझनी चाहिए कि स्वच्छता में मेरा योगदान ये तो हो सकता है कि मैं कचरा ना फैलाऊं, लेकिन मैं अपने मोहल्ले की और मैं दिल्ली की एक अच्छी खासी बस्ती में रहता हूं, मेरे घर से लेकर मार्केट तक एक डस्टबिन नहीं है, वो कौन लगाएगा? वो तो मैं नहीं लगाऊंगा ना। शौचालयों के लिए कितने पैसे अलॉट किए गए, कितने शौचालय पिछले 7 महीने में बने हैं, कितने, यानी ये रेलवे घोषणाएं हुई हैं, पहल हुई है, एक अच्छी शुरुआत हुई है, नतीजों के लिए इंतजार कीजिए। नहीं, कितना इंतजार करें भाई, यूं तो इंतजार कीजिए। वो कह रहे थे कि 7 महीने, साल भर में इंतजार कीजिएगा, साल भर में तो ठीक है, इंशाअल्लाह 5 महीने और। मेरा कहना यह है कि आप जमीन पर क्या करके दिखा रहे हैं। 7 महीने में मैं स्वच्छ भारत की ही बात करूंगा क्योंकि वो मोदी जी का पिछला महत्वपूर्ण अभियान था। जैसे आज सुशासन दिवस है, स्वच्छ भारत भी बड़े धूमधाम से 15 अगस्त को लाल किले से घोषणा, फिर 2 अक्टूबर को गांधी जी के जन्मदिन पर घोषणा, स्वयं प्रधानमंत्री द्वारा सफाई अभियान का क्या कहते हैं उसको, शुभारंभ। मैं कह रहा हूं कि शुभारंभ बहुत हो गए, असल में शुभ कब होता दिखेगा। और ये इससे मुझे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, मैं आपसे स्पष्ट कहूं कि किस मंत्री ने झाड़ू लगाई नहीं लगाई, मुझे फर्क इससे पड़ता है कि कितने शौचालय कहां बने, कितनी महिलाओं को खुले में शौच करने की लानत से मुक्ति की स्थिति बनी, उसके लिए किस सरकार ने, किस म्युनिसिपैलिटी ने कितना पैसा खर्च किया या कम से कम अलॉट किया। अगर आज आप सुशासन दिवस मना रहे हैं तो मुझे ज्यादा अच्छा लगता, प्रधानमंत्री और उनकी सरकार मुझे ज्यादा ईमानदार प्रतीत होते अगर वो ये कहते कि हमने स्वच्छ भारत की बात की थी, इस सिलसिले में हम इतना कुछ कर चुके हैं और आज हम स्वच्छ भारत, आज हम सुशासन दिवस मना रहे हैं। ये होता राजधर्म का पालन, ये होता राजधर्म का पालन। और इसलिए मैं फिर से कहूंगा कि बेहतर ये होगा कि अगली बार से सरकार इस पर विचार करे कि राजधर्म दिवस मनाए और 18 अप्रैल को मनाए। ठीक है।
मैं इस डिबेट को जब क्लोज करूंगा 9 बजे के आसपास, तब मैं आप लोगों से 10 में से कितने नंबर आप देना चाहेंगे मोदी साहब की सरकार को, वो भी पूछूंगा। आपका आकलन जिस तरीके से प्रस्तुत हो रहा है उससे एक तस्वीर साफ होती जा रही है। विजय गोयल साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय गोयल साहब, आप थोड़ा देरी से जुड़े, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि देर आए दुरुस्त आए। यहां बड़ा से एक तस्वीर साफ होती जा रही है। विजय गोयल साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय गोयल साहब, आप थोड़ा देरी से जुड़े, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि देर आए दुरुस्त आए। यहां बड़ा तीखा सवाल पुरुषोत्तम अग्रवाल जी ने उठाया है। पुरुषोत्तम अग्रवाल जी का कहना है कि गुड गवर्नेंस डे की बजाय ये बेहतर होता कि आप राजधर्म दिवस मना रहे होते, वो शायद ज्यादा जरूरी था। क्या इसका जवाब देंगे आप पहले? कुछ लोगों का काम सिर्फ आलोचना करना है और जो काम कर रहे हैं उनको प्रोत्साहित या उत्साहित करना नहीं है। पिछले 10 साल के अंदर देश की अर्थव्यवस्था जिस तरीके से चौपट हो गई थी, पुरुषोत्तम जी से पूछिए कि क्या लोगों के अंदर सरकार के प्रति या प्रधानमंत्री के प्रति कोई विश्वास बचा था क्या? इस प्रधानमंत्री ने, इस सरकार ने सबसे पहला काम किया है लोगों के अंदर। अभी मेरे को बात तो करनी दीजिए, मैं तो बोला ही नहीं, तो शुरू जरूर कहिए, सॉरी। इस सरकार ने लोगों के अंदर सबसे बड़ा, मैं बोलूंगा विजय जी बोलिए। इस सरकार ने लोगों के अंदर सबसे बड़ा विश्वास पैदा किया है। वो विश्वास पैदा इसलिए किया है, और वो लोगों के अंदर विश्वास नहीं, वो इन्वेस्टर्स के अंदर भी विश्वास पैदा किया है। और इसीलिए जब ये सरकार शुरू हुई तो सबसे पहले इन्होंने कहा ब्यूरोक्रेसी को भी उतना ही सम्मान मिलेगा जितना नेताओं या मंत्रियों को मिलता है, और साथ साथ ब्यूरोक्रेसी की लगाम भी कसी गई। जो लोग दफ्तरों के अंदर हाजिरी नहीं लगाया करते थे, 9 बजे तक आते नहीं थे, उन लोगों ने आना शुरू किया है, और जब वो आएंगे तो कुछ ना कुछ काम होगा। इस बात को समझिए। मंत्रियों को अलग तरह से निर्देश दिए गए कि वे अपने किसी भाई भतीजे को पीएस नहीं रख सकते। आप कहेंगे ये छोटी छोटी बात है, मैं कहूंगा इन बातों से शुरुआत की है कि भाई गवर्नेंस कैसे की जाती है। उसके बाद प्रधानमंत्री ने जितनी योजनाएं हैं और जितने बिल ला सकते थे उनको पार्लियामेंट में लाया। 17 बिल लोकसभा के अंदर पास हो रहे हैं, राज्यसभा में वो इसलिए पास नहीं हो रहे क्योंकि अपोजिशन को यह लगता था कि भाई ये सरकार जो विकास कर रही है उसको विकास को कहीं ना कहीं रोको, नहीं तो मोदी जी की जो लोकप्रियता एक राज्य के बाद दूसरे राज्य में बढ़ती जा रही है उसका क्या होगा। बीमा के अंदर उन्होंने एफडीआई की बात करी तो उसके लिए अध्यादेश ले आए। कोयला की बात करी तो उसके लिए ऑक्शन करने का तुरंत प्रोग्राम बना लिया। इसके अलावा दिल्ली के अंदर बात की तो दिल्ली वालों को राहत दे दी। इसके अलावा उन्होंने मंत्रियों के खर्चों के अंदर कटौती की। उसके बाद आज ये नहीं है कि जो मंत्री उठे और विदेश यात्राओं के ऊपर चला जाए। विजय गोयल जी, बात सुशासन की हो रही है, सवाल ये भी उठ सकता है कि अध्यादेश लाने की जरूरत क्यों पड़ी? जो काम सत्र में हो सकता था उसके लिए आपको अध्यादेश लाना पड़ा। बात सुशासन की हो रही है। प्रियंका चतुर्वेदी हंस रही है आपकी बातें सुन के। बच्चे नहीं, उनको हंसने का पूरा हक है क्योंकि वो हंस रहे हैं ना, वो काम नहीं कर रहे। गोयल जी बस 2 मिनट मेरे को सुनने नहीं। आप गोयल जी, आप मेरे को सुनिए। आपने काफी नहीं, मैंने काफी सुन लिया, आपको काफी सुन लिया। जिस तरीके की अभी आप 1 मिनट के लिए, पर उसका मतलब ये नहीं है आप इस तरीके की एरोगेंस से बात करें। यही एरोगेंस है जिसकी वजह से राज्यसभा रुका पड़ा है, और जो ब्लॉक हो रहा है राज्यसभा वो प्रधानमंत्री जी की वजह से, उनकी चुप्पी की वजह से है, ना कि ऑपोजिशन का काम है उसको रोकना। आपको याद दिला दूं कि ये जो इंश्योरेंस बिल था वो यूपीए का बेबी था। हम चाहते थे वो पास हो, पर आपकी सरकार थी जब आपकी पार्टी थी जब ऑपोजिशन में थी जो उसको रोके पड़ी हुई थी। अगर इकोनॉमिक ग्रोथ रेट पे इफेक्ट पड़ा है तो उसमें काफी बड़ा हाथ हमारे ऑपोजिशन का था जब हम सत्ता में थे, और वो पार्टी आप थी, प्रिंसिपल पार्टी ऑपोजिशन पार्टी आप थी। आपको और याद दिलाओ, आप फाइनेंस की बात करते हैं, इकोनॉमी की बात करते हैं। आप मुझे बताइए, जीडीपी गिर रहा है, ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा है, रुपी रोज गिर रहा है, आप किस तरीके की बेटर इकोनॉमी की बात कर रहे हैं? आप ब्लूप्रिंट की बात करते हैं। आप हमें एक मुद्दा हो जिसमें आपने ब्लूप्रिंट दिखाया हो सुशासन को लेकर, ब्यूरोक्रेसी को टाइटन करना, सिंबोलिज्म दिखाना, ये आप लोगों का काम हो गया है। तो सवाल जब उठते हैं ना, आप एरोगेंटली जवाब नहीं देंगे तो शायद देश की जनता भी आपका जवाब सुन पाएगी। आप अभी जो बात कर रहे हैं काफी एरोगेंटली बात कर रहे थे। अगर मैं आपके जवाब पे हंस पड़ी तो उसका मतलब ये नहीं है आप ये कहें कि हमारे पास कोई काम नहीं है। हमारा काम ऑपोजिशन का है, वो हम करते रहेंगे। ठीक है। मैं इस डिबेट में एनएन झा साहब को अब लाना चाहूंगा। एनएन झा साहब,
क्या यह माना जाए कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी ने विदेश यात्राएं की हैं, विदेश में भारत की धाक जमाने में वो कामयाब रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत को एक नई छवि चमकाने में वो कामयाब रहे हैं? इसमें एक रत्ती संदेह भी नहीं है, कोई शक नहीं है। जहां तक आपने विदेश नीति की बात की, विदेश नीति में इन्होंने 6 महीने 7 महीने में बिल्कुल चमत्कार कर रखा है और इसका परिणाम आहिस्ता आहिस्ता और देखेंगे। लेकिन आप अभी गुड गवर्नेंस की बात कर रहे थे, उसका अधिक प्रभाव पड़ता है डोमेस्टिक फील्ड में, यानी अंदर देश के अंदर। हमारे जितने लोग हैं टेलीविजन पर आते हैं, उन्हें समझना पड़ेगा कि हर एक चीज में समय लगता है। मैं किसी की निंदा नहीं करना चाहता हूं, परंतु मैं इतना कहूंगा कि पिछले 10 वर्षों में काम बिल्कुल सरकार का काम करीब रुक गया था। कांग्रेस वाले कहेंगे पहले 5 वर्ष इतना बुरा नहीं था, अगर मान भी लें तो अंतिम 5 वर्ष बेकार था, बिल्कुल व्यर्थ था, टाइम बिल्कुल बर्बाद हुआ। तो और राजधर्म की बात करते हैं, राजधर्म का तो पालन किया है मोदी जी ने। वो मुख्यमंत्री थे गुजरात का जो विकास और उसको जो आगे बढ़ाया, सिंचाई के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, इंडस्ट्री के क्षेत्र में, ये भी राजधर्म का एक नमूना है। तो इससे ज्यादा क्या चाहेंगे आप? अब यही राजधर्म अब मोदी जी करना चाहते हैं पूरे संपूर्ण भारत में। आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि इंस्ट्रूमेंट यानी वो जो साधन जो आपके पास होता है जो राजधर्म का लागू करने के लिए, वो ब्यूरोक्रेसी होती है। ब्यूरोक्रेसी में नई उत्साह पैदा कर रहे हैं मोदी जी और प्रेरणा उन्हें दे रहे हैं और ब्यूरोक्रेसी को सबसे ज्यादा रिमाइंड कर रहे हैं, उन्हें याद दिला रहे हैं कि वो जनता के सेवक हैं। और जनता के सेवक हैं, इसका मतलब है कि हर एक टाइम आपको, हर एक बार आपको, हर समय आपको सोचना पड़ेगा कि आप क्या कर रहे हैं, वो जनता पर इसका असर पड़ेगा इसका। ठीक है, ये बहुत आवश्यक बात है। अच्छा, जनता क्या चाहेगी उसे भी जानना बहुत आवश्यक है। ठीक है जी। एरन झा साहब, लौटूंगा आपके पास। कपिल काक साहब, गुड गवर्नेंस के लिए 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, एक पॉलिसी प्लान और एक डिलीवरी। पॉलिसी प्लान ठीक है, बहुत बने, लंबी फहरिस्त है, क्या मोदी डिलीवरी दे पाए किसी एक प्लान की भी? नहीं, मैं सहमत हूं। अभी जहाज साहब ने जो कहा है बिल्कुल सच है कि अगर कोई क्षेत्र है जिसमें उन्होंने काफी सफलता पाई है वो विदेशी क्षेत्र है, उस पर कोई शक नहीं है। हाँ, कुछ गलतियां करनी शुरू कर दी थी कि चीन के साथ बड़े करीब होना चाहते थे, तो जल्दी समझ गए कि चीन एक चुनौती है भारत के लिए, तो वो बैलेंसिंग जो उन्होंने शुरू की है वो ठीक है। मगर जो आपने मुद्दा उठाया अनुराग, बहुत ही अहम मुद्दा है। मोदी जी अभी भी कैंपेनिंग मूड में है, वो भूल रहे हैं ये कैंपेन नहीं है, अब सरकार चलानी है, सुशासन लाना है। अब ऐसा खतरा है कि वो ओवर प्रॉमिस और अंडर डिलीवरी आ रहा है, वो काज़्म है। ओवर प्रॉमिस हो रहा है, डिलीवरी कम होती जा रही है, क्योंकि आंतरिक नीतियों में और जो आर्थिक नीति है, अभी जो आप कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन ने कहा है, उस पे काफी चुनौतियां हैं। वो भी कब, जबकि कच्चे तेल का दाम जो है आधा हुआ है। ये एक माना फॉर हेवन उनके लिए आया है, मगर फिर भी आर्थिक नीतियां जो है, मैं कुछ उस पे एक सकारात्मक कदम नहीं देखता हूं। सबसे ज्यादा जिस पे इनकी कमी रही है वो राष्ट्रीय सुरक्षा की रणनीति और नीतियों पे कोई किसी तरह का भी मैं पॉजिटिव स्टेप्स नहीं देखता हूं। मैं दर्शकों के सामने स्पर्श में सरल रूप से कहना चाहता हूं, पहले मुझे बताइए 7 महीने हुए हैं, क्या इस सरकार ने एक राष्ट्रीय सुरक्षा की एक रणनीति का एक डॉक्यूमेंट तैयार किया है? वो सुशासन है। सुशासन का मतलब क्या है? सुशासन का मतलब है, आप एडमिनिस्ट्रेशन को देखिए, आप न्याय को देखिए, आप देखिए रूल ऑफ लॉ कैसा चल रहा है और आपके पास जो सुरक्षा की रणनीतियां हैं वो कैसे चल रही हैं, उस पर बहुत कमजोरी है। वो अभी तक डॉक्यूमेंट बना नहीं है। आप ये बताइए मुझे कि 5 महीने एक काम चालू रक्षा मंत्री लगाए गए। रक्षा की जो आपकी चुनौतियां हैं, मेरे ख्याल में पिछले 50 साल में आपके पास ऐसी चुनौतियां नहीं है जो अब है। चीन अलग से, पाकिस्तान अलग से, चीन और पाकिस्तान मिलके, और उसके साथ परमाणु शस्त्रों का जो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स आजकल पाकिस्तानी बात कर रहे हैं,
तो मैं एक चीज आपके सामने स्पष्ट रूप से पेश करना चाहता हूं दर्शकों को। हाँ, एक पारंपरिक युद्ध होने वाली नहीं है, मगर संभावना हमेशा हो सकती है। क्या आपके पास एक नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी डॉक्यूमेंट है? क्या आपकी जो सुरक्षा के बल हैं, वो थल सेना हो, वायुसेना हो, नौसेना हो, वो वहीं के वहीं हैं? थोड़े कमजोर है 24 मई के इस कंपैरिजन में। आज तक कमजोरी आ गई, कुछ आगे नहीं बढ़े हैं। काम चालू रक्षा मंत्री, अब आपके नए रक्षा मंत्री आए हैं, वो आप मुझे बताइए मनोहर पारिकर आए कहां से? वो मार्च से नहीं गुजरे ना, नीचे नहीं आए, वो तो मौजूद थे। उनको क्यों नहीं बनाया गया? पहले अरुण जेटली साहब को बनाया है। वो अब ये सीख रहे हैं कि रक्षा मंत्रालय चलाना कैसे है। और रक्षा मामलों की जो नीतियां और रणनीतियां होती हैं वो लंबी दूरी की होती है। ये आप मॉल में जाके आप सुखोई 30 नहीं खरीद सकते। आपको इसके लिए एक बड़ी योजना बनानी है। तैयारी कैसे होगी, पैसा कितना लगेगा? आपका इस वक्त रक्षा का खर्चा 1.46% है, जो चीन के युद्ध से पहले था भारत में। उसके बाद 32 साल आपका जो जीडीपी परसेंटेज था रक्षा में वो 3% था। चले, विजय अब गोयल इस साहब वक्त से इसका जवाब ले 1.5% हो गया है। तो क्या ये तैयारी है? क्या ये चुनौतियों का सामना करने की एक आवश्यक क्या ये चुनौतियों का सामना करने की तैयारी के लिए काफी है? विजय गोयल साहब, देखिए, जिस तरीके से प्रियंका चतुर्वेदी जी ने मेरे को रोक दिया बोलने से, ऐसे ही उन्होंने राज्यसभा को रोक दिया काम करने से। इसलिए आप एक बात समझ लीजिए जी, सुशासन का मतलब है कि शासन के अंदर जो अंतिम व्यक्ति है, सबसे गरीब व्यक्ति है, उसको लाभ पहुंचिए जी। नरेंद्र मोदी जी की सरकार को आपने 5 साल के लिए चुना है जी, और आप 5 महीने में 7 महीने के अंदर परिणाम चाहते हैं जी। अभी तो कांग्रेस के गड्ढे इतने हैं यूपीए सरकार के कि उनको भरने के अंदर भी समय लगेगा। उसके बाद भी मैं अगर आपको जो गिनाऊं, ये जो जनधन योजना है ये सुशासन है, ये जो सांसद आदर्श ग्राम योजना है ये सुशासन है, ये जो मेक इन इंडिया है ये सुशासन है, ये जो इन्वेस्टर्स के अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करना है ये सुशासन है, ये जो फॉरेन से इतने सारे इन्वेस्टमेंट्स आएंगे जिनसे रोजगार बढ़ेगा ये सुशासन है, ये जो जजों की नियुक्ति के लिए उन्होंने नए कानून बनाए हैं ये एक सुशासन है, ये जो ब्लैक मनी के लिए एसआईटी का गठित किया और उसके ऊपर काम कर रहे हैं ये जो सुशासन है। मैं कितनी चीजें गिनाऊं सुशासन में। एसआईटी आपने गठित कर दी लेकिन काला धन वापस लाने में कामयाब नहीं हो पाया। हर योजना का एक एक अनुराग जी, ये जो कामयाब हो रहे हैं हम, वे जो विजय गोयल साहब कह रहे हैं कि सुशासन है, ये तो अनाउंसमेंट है। किसी के बीच में नहीं बोलता। आपके बीच में भी कोई नहीं बोलेगा, बात आप पूरी करेंगे, लेकिन सवाल ये कि यही तो कपिल काक साहब कह रहे हैं कि सिर्फ आप बात नहीं पूरी करने देता, ये तो आगे नहीं हो रहा है। ये अनाउंसमेंट्स पॉलिसी नहीं होती है, अनाउंसमेंट्स सर आप पॉलिसी होती है, क्या इम्प्लीमेंट होती है कि नहीं? आप लोग जब बोल रहे थे, नहीं बोलिए विजय जी, बोलिए। आप लोग जब बोल रहे थे तो मैं किसी के बीच में नहीं बोलता हूं। पहले अनाउंसमेंट्स होती हैं, फिर उसका इंप्लीमेंटेशन होता है। क्या जन धन योजना के अंदर 6 करोड़ से ज्यादा खाते खुले या नहीं खुले? क्या जन धन योजना के अंदर कार्ड इशू हुए कि नहीं हुए? क्या 5 किलो का पहली बार गैस का सिलेंडर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, जिससे नकद गरीबों को फायदा हो रहा है? क्या मेक इन इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट आ रही है या नहीं आ रही है? क्या इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बढ़ा है नहीं बढ़ा? ये नहीं है। अगर आप विश्व के पैमाने के ऊपर देखोगे, अगर इकोनॉमी में देखोगे और अगर आप आंकड़ों में जाओ, नहीं, आप प्रारूप की बात करते हैं। मेक इन इंडिया की सबसे बड़ी बात यह है इन्वेस्टर्स के अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करना, विश्व के अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करना। वो कॉन्फिडेंस हुआ है, लोगों ने अनाउंस किया है कि हम इतने अरबों बिलियन डॉलर में गिरावट कैसे आ गई, रुपए की कीमत अपने देश नहीं, आप समझ रहे, अभी परिणाम आने बाकी हैं। आप 7 महीने में 60 साल का हिसाब मांग रहे हैं हमसे। अरे कांग्रेस ने जो भ्रष्टाचार, जो महंगाई किया था, आप बताइए आज ईंटें सस्ती हैं, सीमेंट सस्ती है, कंस्ट्रक्शन का हर मटेरियल सस्ता है, पेट्रोल के दाम 8 बार नीचे गिर चुके हैं। इसको आप देखेंगे नहीं? ये सारी चीजें क्या सुशासन में नहीं आएंगी? ये सारी चीजों से पब्लिक को क्या फायदा नहीं हो रहा? सिर्फ क्रिटिसिज्म से देश नहीं चलता है, देश चलता है हाथ में हाथ मिलाकर आगे बढ़ने से बढ़ता है। आप लोग धर्मांतरण पे अटक गए। तो भाई एक बात बताइए ना, हमारी सरकार कहती है धर्मांतरण पर रोक लगा दीजिए, उसके लिए कानून लाइए।
ये सारे लोग बिदकते हैं कि हम कानून नहीं लाएंगे, पर कहेंगे धर्मांतरण नहीं होना चाहिए। अरे हम भी कह रहे हैं लालच और जबरन नहीं होना चाहिए। उसकी आड़ में आपने राज्यसभा के अंदर बिल पास नहीं होने दिए, तो पब्लिक आपको देख रही है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, इससे बढ़िया सुशासन नरेंद्र मोदी जी के समय में जो चल रहा है वो चल नहीं सकता। नहीं, पेट्रोल डीजल का क्रेडिट आप लेना चाहते हैं, लेकिन जिस तेजी के साथ पेट्रोल डीजल के दाम गिर रहे हैं, उससे जुड़ी चीजों के दाम उतनी तेजी से क्यों नहीं गिर रहे हैं? मैं बिल्कुल आपकी बात मान रहा हूं। इसीलिए सरकार इस बात की चिंता कर रही है कि होलसेल मार्केट में तो गिरे हैं, किंतु रिटेल में नहीं गिरे हैं, इसलिए उसके ऊपर चेक लाना ज्यादा जरूरी है। किंतु आप ये तो मान रहे हैं ना कि पेट्रोल डीजल के दाम कम हुए हैं, महंगाई के आंकड़े भी अगर आप देखें तो वो भी कम हुए हैं, ये जो आलू प्याज के रेट भी कम हुए हैं। इसलिए हकीकत पर जाइए, सिर्फ आलोचना नहीं करनी है हमको ये देखना है एक प्राइम मिनिस्टर ऐसा आया है जो 24/7 काम कर रहा है, उसको बढ़ावा दीजिए। देश की चिंता कम हुए हैं, ये जो आलू प्याज के रेट भी कम हुए हैं, इसलिए हकीकत पर जाइए, सिर्फ आलोचना नहीं करनी है हमको ये देखना है एक प्राइम मिनिस्टर ऐसा आया है जो 24/7 काम कर रहा है, उसको बढ़ावा दीजिए। देश की चिंता करिए। ठीक है प्रियंका जी, मैं आपके पास आऊंगा और नंबर भी हमको सबसे लेने हैं डिबेट के एंड में। 10 में से कौन कितने नंबर मोदी सरकार के गुड गवर्नेंस को देगा, वो भी बहुत दिलचस्प आंकड़ा होगा। लेकिन उससे पहले अशोक टंडन साहब, एक बहुत गंभीर सवाल कपिल काक साहब ने यहां पर उठाया कि मोदी सरकार अभी भी कैंपेनिंग मोड में है, ओवर प्रोमिसिंग सरकार नजर आ रही है। क्या आप इत्तेफाक रखेंगे कपिल काक साहब की बात से? देखिए, सबसे पहले तो हमारे जो ये सुरक्षा विशेषज्ञ हैं, इनकी जो एंग्जाइटीज हैं हमारे देश की सुरक्षा नीति को लेकर, मैं समझता हूं कि ये बहुत वाजिब हैं, क्योंकि ये भी जो एंग्जाइटीज एक्सप्रेस कर रहे थे, ये भी एक प्रकार से उनकी उम्मीद है कि नई सरकार इस बारे में कुछ करेगी या करे। तो मैं समझता हूं कि इस प्रकार की जब हमारे सुरक्षा विशेषज्ञ एंग्जाइटीज जाहिर करते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं उनकी उम्मीद भी छुपी रहती है। लेकिन उन्होंने स्वयं भी ये बात कही कि ये लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव की पॉलिसीज हैं और उसके लिए डॉक्यूमेंट तैयार होना चाहिए। मैं इसको मानता हूं कि सचमुच में हर रक्षा से जुड़े हुए हर पहलू पर सरकार के पास अच्छे डॉक्यूमेंटेशन हो, लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी हो, और उसके लिए जितने भी विशेषज्ञ इसमें जुड़ सकते हो उनको जोड़कर और सरकार को एक ब्लूप्रिंट तैयार करना चाहिए लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव का, न्यूक्लियर हमारी सिक्योरिटी का। मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने अपने जो एंग्जाइटीज हैं उनको सरकार के सामने पेश किया है, क्योंकि ये उन लोगों की एंग्जाइटीज हैं जो ये चाहते हैं कि देश की सुरक्षा को मजबूत किया जाए। एक टिप्पणी उन्होंने जो की कि नरेंद्र मोदी अभी कैंपेन मोड में है, तो थोड़ा सा इस बात का हम अंदाजा लगाएं कि सरकार बनने के बाद लगातार तो चुनाव हो रहे हैं। अब उन चुनावों में प्रधानमंत्री या और विपक्ष के नेता भी अगर भाषण करने जाते हैं तो वो कैंपेन ही होगा ना। अब देखिए, लोकसभा के चुनाव के बाद राज्यों के चुनाव हो रहे हैं, एक के बाद चुनाव हो रहे हैं, तो उनमें अगर वो जाकर कैंपेन मोड में दिखाई देते हैं तो, और विपक्ष में उन मीटिंग्स में जाकर कैंपेन मोड में ही दिखता है, तो ये एक विडंबना है कि सरकार चलाते चलाते साथ में इलेक्शन को भी निपटना है। अब समस्या एक ये भी होती जा रही है हमारे देश के सामने, और विशेष तौर से मैं समझता हूं रूलिंग बीजेपी के सामने, कि चुनाव भी हर चुनाव नरेंद्र मोदी को जितवाना है। हाँ। इसलिए वो बर्डन को लेकर भी चल रहे हैं, क्योंकि एक भी चुनाव अगर उनकी पार्टी हारती है तो लोग कहना शुरू करेंगे नरेंद्र मोदी का जादू समाप्त हो गया। तो ये जो कैंपेन मोड वाली उन्होंने बात की है, उसमें हमें यहाँ पर डिस्काउंट देना पड़ेगा कि चुनाव में अगर वो सभाएं करने जाएंगे तो वहां पर उन्हें कैंपेन ही करना है। ठीक है, और इसलिए वो एक के बाद असेंबली इलेक्शन में जब जा रहे हैं और वहां उनको हमारे रक्षा विशेषज्ञों को चुनाव अभियान करते दिखाई दे रहे हैं, तो ये तो सरकार चलाने में एक कंपल्शन है, क्योंकि आप इलेक्शन को भी लाइटली नहीं ले सकते। आप इतना डिस्काउंट देंगी प्रियंका जी? नहीं, मैं गोयल जी को बस एक चीज स्पष्ट करना चाहूं। वो काफी वरिष्ठ नेता हैं, मैं जानती हूँ वो राज्यसभा के एमपी हैं, पर जब हम भी बात कर रहे होते हैं और वो जब हम पे एरोगेंस और इन सब चीज का आरोप लगाते हैं, जॉबलेसनेस का आरोप लगाते हैं, तो हम भी उन पे आरोप लगा सकते हैं। दूसरी चीज मैं कहूंगी, जब वो ये क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं कि दाम गिर रहे हैं,
पेट्रोल प्राइसेस या जो भी प्राइसेस गिर रहे हैं, जिस रेट पे गिर रहे हैं दुनिया की मार्केट में, वो इंडिया में उसका हमें फायदा नहीं मिल रहा है आम आदमी को। दूसरी चीज, अगर इतना गिर रहे हैं और इतना फायदा हुआ है, इनकी नीतियों से नहीं हुआ है, क्योंकि वर्ल्ड प्राइसेस गिर रहे हैं, रेल फेयर्स हाई है, ट्रांसपोर्ट फेयर्स हाई हैं, सब्जियों के दाम हाई हैं। तो किस तरीके की गवर्नेंस की बात कर रहे हैं, सुशासन की बात कर रहे हैं कि हमें कहीं भी किसी तरीके का फायदा नहीं दिख रहा। फार्मर्स को देखेंगे तो उनको मिनिमम सपोर्ट प्राइस उनका घटाया जा रहा है। हेल्थ सेक्टर में देखेंगे तो आप उसमें बजट कम कर रहे हैं। हम मनरेगा की बात करेंगे तो आप उसमें बजट खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप जब बात करते हैं सुशासन की, आप बड़े बड़े जो भी अभी आप उन्होंने नाम लिए, जो भी चीजों के, और मैं वो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस की बात करते हैं, जहां जहां प्रधानमंत्री गए हैं वो बताएं हमें कि जो इतनी ट्रैवल कर आए हैं, सारी दुनियाओं में ट्रैवल कर आए हैं, असेंबलीज एड्रेस कर आए हैं, तो उसमें इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस की जब बात करते हैं कि कितना कमिटमेंट इंडिया में इन्वेस्ट करने का वो साथ में लेकर आए हैं, वो बस हमें इतना बता दें, देश की जनता को इतना बता दें, तो शायद हम कहेंगे कि हाँ 7 महीने में उन्होंने काफी काम किया है। जी पुरुषोत्तम अग्रवाल जी, सवाल ये उठता है कि मोदी का इस वक्त स्वच्छ भारत अभियान कैंपेन जो है वो गुड गवर्नेंस का एक बहुत बड़ा अंग है, लेकिन आज ही जो तस्वीर हमने सामने देखी कि वीके सिंह साहब झाड़ू पकड़ना नहीं चाहते हैं, राजीव प्रताप रूडी साफ सड़क पर झाड़ू लगाना चाहते हैं, क्या वाकई ऐसे ही जिस तरीके से कहा भाई इंतजार कीजिए डिलीवरी में टाइम लगेगा, तो क्या ऐसे प्रयासों को हम देखते हैं तो हम क्या ये विश्वास कर पाते हैं कि आने वाले समय में वाकई में गुड गवर्नेंस के लिए जो वादे किए गए उनकी डिलीवरी हो पाएगी? ये सवाल आपको गोयल जी से पूछना चाहिए, टंडन जी से पूछना चाहिए। इसका मैं क्या उत्तर दूं? नहीं, मुझे आप अपनी कसौटी पर तो कस ही सकते हैं। मैं वही बता रहा हूँ। एक तो मैं विजय गोयल जी से भी पूछूंगा। मैं एक बात के लिए गोयल साहब का धन्यवाद भी करता हूँ और सराहना भी करता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि हमें रचनात्मक ढंग से सोचना चाहिए, केवल आलोचना नहीं करनी चाहिए, सरकार को काम करने देना चाहिए। मुझे केवल ये एक भावना होती है कि काश यही बुद्धिमत्ता और विवेक की बात बीजेपी के लोग तब करते और अपने व्यवहार में करते जब वे विपक्ष में थे। इस बात की एक पड़ताल होनी चाहिए इस देश के इतिहास में, और मैं किसी राजनीतिक पार्टी के पक्ष या विपक्ष में नहीं कह रहा हूं, कि पिछले 20 साल में पार्लियामेंट में कितने वर्क आवर्स इस तरह के नाटकों के कारण बर्बाद हुए, और जो भी पार्टी अपोजिशन में होती है वो इस बात को अपनी उपलब्धि मानती है कि हमने हाउस नहीं चलने दिया। मुझे याद है कि सुखराम के इस्तीफे के सवाल पर जो उस समय मंत्री थे और उन पर भ्रष्टाचार के आरोप थे, विपक्ष ने, जिसमें भाजपा उस समय लीडिंग रोल में थी, महीने भर हाउस नहीं चलने दिया था, और बाद में वही सुखराम जी भाजपा के नेता बन गए थे और उनके साथ मिलकर उन्होंने सरकार बनाई थी, जैसा भाई दावे इस समय कश्मीर में हो रहा है, परिवारवाद और भ्रष्टाचार। खैर ये सब पॉलिटिकल मुद्दे हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं अनुराग जी कि आप असल में डिलीवर क्या कर रहे हैं। आपने कहा पॉलिसी, प्लानिंग, डिलीवर, घोषणाएं, 7 महीने हो गए। अगर सचमुच उस तरह का इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस है तो रुपए की कीमत बजाय बढ़ने के लगातार घटती क्यों चली जा रही है? 6 महीने पहले, 7 महीने पहले रुपया संभवतः 50 या 52 रुपए का था, आज 63 रुपए का है। पेट्रोल प्राइसेस के घटने का क्रेडिट आप नहीं ले सकते, उसका क्रेडिट इंटरनेशनल मार्केट को जाता है, इंटरनेशनल सिचुएशंस को जाता है। एक बात यहां कही गई कि साहब ब्यूरोक्रेट्स को, यानी ब्यूरोक्रेट उपकरण है, लेकिन आप जनता का एम्पावरमेंट करने चले हैं या ब्यूरोक्रेट्स का इस हद तक एम्पावरमेंट करने चले हैं कि आपके वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अपनी मर्जी का पर्सनल सेक्रेटरी नियुक्त नहीं कर सकते और प्रधानमंत्री सीधे सेक्रेटरी से बात करेंगे, मंत्रियों से बात नहीं करेंगे। सवाल ये नरेंद्र मोदी का या किसी प्रधानमंत्री का नहीं है अनुराग जी। ये चीजें मैं बहुत जिम्मेवारी से ये बात के कहने जा रहा हूं कि ये चीजें सिस्टम में इंस्टीट्यूशनल डिस्टॉर्शन पैदा कर रही हैं। आप चुने हुए प्रतिनिधियों पर नौकरशाहों को वरीयता दें तो जाहिर है कि नौकरशाह तो प्रसन्न होंगे ही, वर्तमान या भूतपूर्व, लेकिन ये लोकतंत्र के लिए अत्यंत घातक स्थिति है कि चुना हुआ मंत्री महत्वपूर्ण नहीं हो बल्कि सेक्रेटरी महत्वपूर्ण हो। चौथी और अंतिम बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूं इस प्रसंग में, एक मित्र ने कहा कि राजधर्मी तो है, इसलिए तो मैंने कहा था कि राजधर्म दिवस मनाइए और 18 अप्रैल को मनाइए, क्योंकि तब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि राजधर्म का पालन करना चाहिए और मोदी जी ने कहा कि हम तो कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री जी ने सर्टिफिकेट दिया था कि हाँ भाई आप तो राजधर्म का पालन कर रहे हैं। आजकल सौभाग्य से टेक्नोलॉजी के चलते ये सब चीजें उपलब्ध हैं, वीडियो उपलब्ध है यूट्यूब पर, तो इसलिए राजधर्म दिवस का मैंने सुझाव दिया बड़ी विनम्रता से। आखिरी बात मुझे ये कहनी है कि अगर आप सचमुच असेसमेंट करते हैं, देखिए ये इस देश की विशेषता है, वैसे दुनिया में कहीं भी होता होगा, इस देश में तो मैं पिछले 25-30 साल के राजनीतिक विश्लेषण के आधार पर यह कह सकता हूं कि लोग आपको आपके द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रतिमानों पर जांचते हैं। राजीव गांधी से लोग बहुत साफ सुथरे प्रशासन की उम्मीद करते थे क्योंकि वो करप्शन के खिलाफ बोलते हुए सत्ता में आए थे।
मोदी जी के प्रति जो अधैर्य का प्रदर्शन कुछ लोगों को लगता है, उसका कारण यह है कि मोदी जी चुनाव के दौरान, चुनाव के बाद, चुनाव के पहले, चुनाव के बाद वो हमेशा जो है इतने हाइपरबोलिक ढंग से बात करते हैं। ये मियादें उन्होंने दी थी कि 100 दिन में ये चमत्कार हो जाएगा, 3 महीने में वो चमत्कार हो जाएगा, 6 महीने में फलाना चमत्कार हो जाएगा। और अगर आज उनके बारे में जनता सवाल पूछती है तो आप कहें कि वो तो चुनावी वादे थे। आई थिंक दिस इज अ वेरी रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट। चलिए इस डिबेट को यहीं से आगे बढ़ाएंगे और साथ ही मोदी के सुशासन पर, मोदी सरकार के सुशासन पर 10 में से कितने नंबर हमारे पैनल में कौन कौन दे रहा है वो हम देखेंगे। वो बहुत दिलचस्प होगा। एनएन झा साहब हैं, प्रियंका चतुर्वेदी। पहले मोदी सरकार के गुड गवर्नेंस डे पर हम ये चर्चा कर रहे हैं कि सुशासन के मुद्दे पर मोदी सरकार किस कसौटी पर खरी उतरी है, कौन कितने नंबर देता है। चर्चा में हमने सभी की राय सुनी, लेकिन अब नंबर की बारी। 10 में से अगर देने हो कितने नंबर, तो पुरुषोत्तम अग्रवाल सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, मोदी की गवर्नमेंट को, सरकार को अब तक के 7 महीने के कामकाज पर आप 10 में से कितने नंबर देंगे? मुश्किल से 2.5 नंबर। जी, वजह मैं वजह बता रहा हूं आपको। जैसा कि सभी ये मानते हैं कि सरकार या किसी भी उसको जांचने का तरीका है पॉलिसी, प्लानिंग, परफॉर्मेंस, डिलीवरी। तो पॉलिसी में कुछ परिवर्तन है, जाहिर है कि बीजेपी की अपनी जो समझ है उसके मुताबिक फॉरेन पॉलिसी में भी परिवर्तन है, डोमेस्टिक पॉलिसी में भी परिवर्तन है, लेकिन परफॉर्मेंस और प्लानिंग मुझे कहीं नजर नहीं आता। अभी काक साहब रक्षा की बात कर रहे थे, मैं शिक्षा से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं। उच्च शिक्षा में जो स्थिति बनी हुई है, जो पुरानी सरकार की हुई गलतियां थी उन्हीं को दोहराते चले आप जा रहे हैं। सेंट्रलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं सारे यूनिवर्सिटी एजुकेशन सिस्टम को, और सारा बल आपका जो है वो सिंबोलिज्म और इवेंट मैनेजमेंट पर है। परफॉर्मेंस कहीं नहीं दिख रहा। चलिए, परफॉर्मेंस कहीं नहीं दिख रहा। ब्यूरोक्रेट्स को आप एम्पावर कर रहे हैं। ठीक है, कुल मिलाकर के 2.5 नंबर 10। कुल मिलाकर के 2.5 नंबर पुरुषोत्तम अग्रवाल जी ने दिए हैं। एनएन झा साहब, आप कितने नंबर देंगे 10 में से? मैं 10 में से 8 दूंगा, और अगर आपने ये प्रश्न मुझसे 1 साल बाद पूछा तो पूरा विश्वास है मैं 10 में 10 दूंगा। 10 में से 8 नंबर दिए हैं एनएन झा साहब ने। और कपिल काक साहब, आप कितने नंबर देंगे 10 में से, अगर आपको कहा जाए कि भाई पूरी गुड गवर्नेंस के ऊपर आपको आकलन करना हो? देखिए, मैं अगर सुशासन की तरफ देखूं और उस पर मैं समग्र सुरक्षा, कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी मिला दूं, तो मुझे लगता है बातें ज्यादा हुई है और काम कम हुआ है। तो उस हिसाब से मैं 3.5-4 से आगे बढ़ ही नहीं सकता ओवरऑल। मगर ये एक और मुद्दा है। देखिए, अगर आज वाजपेयी दिन साहब का जन्मदिन है, अगर नरेंद्र मोदी अवतार बनते वाजपेयी साहब का, तो आज कश्मीर में जो स्थिति है सरकार बन ही नहीं सकती, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने वहां पे एक पोलराइजेशन की है, हिंदुत्व लगाई है, और उसकी वजह से काउंटर पोलराइजेशन हुई है कश्मीर में। अब सरकार बनाने में इतनी मुश्किल आ रही है। ठीक है, तो अगर आप वाजपेयी की तरह इंसानियत, जमहूरियत और कश्मीरियत का रास्ता संभालते, शायद कश्मीर का मुद्दा इस वक्त इतना संवेदनशील नहीं रहता। कपिल जी, ठीक है। विजय गोयल साहब, आप कितने नंबर देंगे 10 में से? देखिए, एक बात समझिए, इन लोगों को आपका प्रश्न समझ नहीं आया। प्रश्न ये है कि 7 महीने के अंदर कोई और सरकार होती तो क्या सा काम करती, और इस सरकार ने कितने काम किए हैं। तो जहां तक पॉलिसी, प्लानिंग, परफॉर्मेंस है, जो 7 महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने की है, उसमें मैं 10 में से 10 नंबर देता हूं। और मैं ही नहीं, जनता। अरे आज आपने वीके सिंह साहब की तस्वीरें नहीं देखी क्या? राजीव प्रताप रूडी जी की तस्वीरें नरेंद्र मोदी जीतते जा रहे हैं। 1 नंबर तो काटिए उनके लिए। नहीं, मैं आपको सीधी बात बता रहा हूं कि जनता कितने नंबर दे रही है। जनता सब राज्यों में उनको जिता रही है अभी भी। इसलिए चतुर्वेदी, आप कितने नंबर देंगे? अगर कोई डिलीवर कर सकता है तो नहीं, अगर मैं दूंगी तो, अगर नेगेटिव मार्किंग होती तो मैं नेगेटिव देती, पर क्योंकि 0 to 10 है तो मैं 0 दूंगी, सिंपली बिकॉज मुझे जवाब देने का टाइम दीजिए। क्योंकि अगर हम बात करें कि किस तरीके की प्लानिंग हुई है, ब्लूप्रिंट निकला है, बातें बहुत हुई हैं, काम कुछ नहीं हुआ है, हकीकती काम कुछ नहीं हुआ है, हर मुद्दे पे, हर पॉलिसी वाले मुद्दे पे। दूसरी चीज, अगर उनकी कैंपेनिंग या उनकी PR या उनकी मार्केटिंग की बात करें तो शायद मैं उनको ज्यादा नंबर देती, पर जहां गवर्नेंस की बात है, अभी तक उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया है जिससे उनको मार्क्स मिलने चाहिए। ठीक है, 10 में से 0 नंबर दिए प्रियंका चतुर्वेदी ने। अशोक टंडन जी, आप कितने नंबर देना चाहेंगे?
देखिए अनुराग, मेरा ऐसा मानना है कि बाकी लोग अपने अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ होंगे, राजनेता या राजनीति से संबंधित होंगे। पत्रकार के नाते मैं ये मानता हूं कि विद्यार्थी का जब स्कूल में दाखिला हो तो पहले ही महीने या दूसरे तीसरे महीने में उसको जज नहीं किया जाता, इसीलिए वार्षिक परीक्षा रखी गई है। मेरा मानना है कि ये कॉन्सेप्ट ही आपका गलत है कि आप इतनी जल्दी नंबर देने की बात कर रहे हैं, क्योंकि जनता समय देने के लिए तैयार है। और मैं समझता हूं कि ये नंबर परीक्षाएं होती है सर, कॉन्सेप्ट गलत नहीं है। अशोक टंडन जी, अगर आप इस डिबेट के एंड में नतीजों पर गौर फरमाएं तो नतीजे 50-50 आए हैं, यानी कि आपके मन की हुई है। अगर नतीजा 50-50 आया है तो इसका यह मतलब है कि और वक्त इंतजार किया जा सकता है। ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जल्दबाजी हो सकती है 7 महीने में किसी सरकार को आंकना, लेकिन ये इतनी भी जल्दबाजी नहीं है, छमाई भी होती है। खैर, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे इस डिबेट में सभी का जुड़ने के लिए। समय मेरे पास बिल्कुल खत्म है, एक छोटा सा हम ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद बहुत जल्द वापस आते हैं।